तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर 10 महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु थे वो इस प्रकार थे कि जो नए राज्य परिसीमन के बाद बनाया जाएगा उसकी बाउंड्री क्या होगी, क्योंकि इस क्षेत्र को किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा था तो उनके लिए ये डिमार्केशन बेहद ही ज़रूरी था। इस बेचने की राशि क्या होगी, ये जो सील डेड होगा उसकी राशि क्या होगी, किस तरह से द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान होगा, किस तरह का सैन्य गठबंधन होगा, ब्रिटिश राज्य को सर्वोपरि मानना होगा तथा प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश राज को ट्रिब्यूट के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ देना पड़ेगा। ये सारी महत्वपूर्ण बातें तो थी। और इसके साथ ही अगर ब्रिटिश राज के इस एग्रीमेंट के बाद वहाँ की जनता के द्वारा कुछ विद्रोह किया जाता है या किसी तरह का आंतरिक या बाह्य किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे बचाने के लिए ब्रिटिश राज सामने आएंगी। लेकिन इस ट्रीटी में जनता का अधिकार क्या होगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। ना ही इस बात का चर्चा किया गया कि जनता का भविष्य क्या होगा, जबकि यह क्षेत्र अगर आप एक लंबाई चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो 84,471 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई थी, जबकि यहाँ के लोगों की जनसंख्या 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख उस समय में थी। एक बड़ी जनसंख्या थी। लेकिन जब आप जीतते हैं और किसी को बेचते हैं तो जीतने वाले को लोगों के अधिकार की उतनी चिंता नहीं रहती है, और जो खरीदने वाला है वो भी खरीदा है तो वो देखेंगे कि उस खरीदने का दुष्परिणाम जम्मू कश्मीर पे क्या पड़ता है और क्यों आज तक उस दुष्परिणाम से हम लोग निकल नहीं पाए हैं। और जो जम्मू कश्मीर की समस्या को आज तक हम देख रहे हैं, इसको जानने के लिए गुलाब सिंह के द्वारा खरीदा जाना और उसके बाद जो टैक्सेशन लॉ था उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन किया गया, वो एक तरह से समझिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में विलय से रोकने के लिए एक ऐसे विष को घोल दिया जिससे हम आज तक निजात नहीं पा रहे हैं। हालांकि सिख एम्पायर ने भी बहुत टायरेनिकल तरीके से टैक्सेशन किया था, लेकिन गुलाब सिंह के जो पीरियड था ऑफ टैक्सेशन वो और भी ज़्यादा क्रूएल था। दोस्तों, गुलाब सिंह के लिए कांटे की ताश जम्मू कश्मीर को खरीदना, फिर उस पर नियंत्रण करना, वहाँ का महाराजा बनना और फिर अपने महाराजा को बनाए रखना, ये किसी कांटे की ताश से कम नहीं था। ब्रिटिश राज से जब उसने कश्मीर का क्षेत्र खरीदा, जम्मू उसके पास पहले से कुछ हिस्सा था जिसे भी कि ब्रिटिश ने मैग्नानिमसली उसी राज्य के तहत समाहित कर दिया था। अब इस राज्य में जब गुलाब सिंह ने अपना पांव पसारने की कोशिश की और एक तरह से महाराजा बनने के बाद अपना सत्ता का प्रभाव जमाने की कोशिश किया, तो ये इतना आसान नहीं था उनके लिए। उनके सत्ता के प्रभाव को कम करने के लिए और उनके सत्ता को मानने से कई लोगों ने वास्तविक रूप से इनकार कर दिया था और कई ने वहाँ पे चैलेंज, कई ने नई नई तरह की चुनौती पेश करनी शुरू कर दी थी। उसी में से एक था सिख एम्पायर का पुराना गवर्नर जिसका नाम था शेख इमाम उद्दीन। नाम याद रखिएगा, शेख इमाम उद्दीन। उसने डोगरा का एक कमांडर था वजीर लखपत राय, उसको एक डलगेट के पास युद्ध हुआ जिसमें कि उसकी हत्या कर दी। इस तरह से डोगरा एम्पायर एक तरह से अपने को असहाय और कमज़ोर महसूस करने लगेगा। अभी अभी तो सत्ता में वो आने का सपना देखा था और अभी उसे चैलेंज मिलना शुरू हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए गुलाब सिंह ने ब्रिटिश शासन से, याद रखिएगा, जो अमृतसर ट्रीटी था, मैंने आपको अभी बताया था कि अमृतसर ट्रीटी जो है उस ट्रीटी की क्या क्या मुख्य बातें थी। उस ट्रीटी के अंतर्गत उसने ब्रिटिश एम्पायर से सहायता मांगी और ब्रिटिश एम्पायर चूँकि सत्ता में गुलाब सिंह को बनाए रखने के लिए इच्छुक भी था और एग्रीमेंट के तहत वो ड्यूटी बाउंड था कि गुलाब सिंह को सहयोग करे। इस ट्रीटी के तहत उसने सेंट लॉरेंस, याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस के नेतृत्व में सैनिकों का एक जत्था भेजा और फिर वहाँ उठ रहे विद्रोहों को दबाया गया और दबाने के बाद नवंबर 1846, यानी कि ये जो 6 महीने का पीरियड था, मार्च 1846 से लेकर नवंबर 1846 तक, ये पीरियड तक वास्तविक रूप से सत्ता को नियंत्रित करने में गुलाब सिंह पूरी तरह नाकामयाब रहा था। लेकिन ब्रिटिश इंटरवेंशन के बाद एब्सोल्यूट कंट्रोल सत्ता पे गुलाब सिंह का हो गया और अब गुलाब सिंह के सामने जो मुख्य चुनौती थी कि अपने एग्रीमेंट के तहत उन्हें अक्टूबर के माह तक
ही 25 लाख रुपए देने थे और फिर आगे उनको चल करके बहुत जल्द ही बाकी 50 लाख नानकशाही रुपये उनको देने थे। उसको कैसे जनता से लिया जाए और जनता से ले करके कैसे ब्रिटिश राज को दिया जाए और कैसे सत्ता में जिन लोगों को आपने नौकरी पे रखा है, जिनको अपने मातहत रखा है, उनको भी आपको सैलरी देनी है, सत्ता संचालन करना है, विकास करना है। तो इस पे जब मंथन किया गया और टैक्सेशन के लॉ को लगाया गया तो वो टैक्सेशन लॉ न भूतो न भविष्यति भारत के इतिहास में तो शायद किसी किसी मुगल एम्पायर के टाइम में आपको उस तरह के टैक्सेशन को देखने का मिलेगा मौका, नहीं तो ये अब तक का सबसे क्रूएल टैक्सेशन प्रोसेस था जिसको कि लागू करना पड़ा। तो सत्ता का सुख भोगने के लिए एक ऐसी जनता जो कि एक तरह से रिलीजन वाइज आपसे अलग था, वो जो आपका सब्जेक्ट है उसका कोई भी से सत्ता में नहीं था और दे वर कन्वर्टेड टू एब्जेक्ट एलिमेंट, और उनको एक ये समझिए कि सत्ता के बिल्कुल नीचे पैदान पे खड़ा रख करके सिर्फ दुख झेलने की ही भाग्य ने, मानव की विधाता ने उनके लिए लिख रखा था। सो इस स्थिति को हम अगली कड़ी में जानते हैं कि वो टैक्सेशन में क्या क्या चीज़ था जिससे कि जनता इतनी नाराज़ थी गुलाब सिंह से। ये जो 1846 से 1856 का पीरियड था, जिस पीरियड में गुलाब सिंह ने डोगरा एम्पायर की कमान संभाली, नींव रखी और सत्ता को एक तरह से संचालित कर अपने अगले पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाया, वो कैसा था, वो टैक्सेशन लॉ कैसा था, इसको हम अगली कड़ी में जानते हैं। धन्यवाद।